Good morning, friends. Welcome in our educational channel Focus Exams. मैं डॉक्टर विभा उत्तम पॉलिटी के क्वेश्चन सीरीज के साथ यहाँ पर हूँ। आज हमारा पॉलिटी के क्वेश्चन सीरीज का दूसरा लेक्चर है या जीएस या जीके का हमारा दूसरा लेक्चर है। यहाँ आज हम इस सीरीज में सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो चाहे कोई बड़े एग्जाम्स हो या छोटे एग्जाम्स हो, जैसे चाहे आईएएस का एग्जाम हो या बीसीएस का एग्जाम हो, मतलब प्री के देखते हुए जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर लेखपाल हो या बीएड एंट्रेंस हो, इन सब में भी ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं पॉलिटी के। जहाँ पर भी जीएस आती है वहाँ पे पॉलिटी के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ जो पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर पॉलिटी डिटेल में तो डिस्कस करते ही हैं। अब हमने क्वेश्चन सीरीज भी शुरू करी है, तो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा, यूजफुल रहेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। हमेशा ऐसा होता है कि हमको अपने सीनियर बॉस को ही अपना रेजिग्नेशन या त्यागपत्र देना होता है, लेकिन जैसा हम सबको पता है कि राष्ट्रपति हमारे देश का या किसी भी देश का सर्वोच्च पद होता है, तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? अब राष्ट्रपति से तो बड़ा देश में कोई नहीं है ना, तो वो किसे देगा? तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। चलो मैं आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, परंतु राष्ट्रपति कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। ओके, भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है एज अ राष्ट्रपति। ठीक है, मतलब हमारे देश में कोई भी कितनी भी बार, 1 बार 2 बार 3 बार से भी ज़्यादा बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। जैसा अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। समझाने के लिए मैं बताती हूँ, जैसे ट्रम्प अभी राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, तो वो केवल अब एक और बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, बस। इसके बाद वो एक भी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते, मतलब तीसरी बार ट्रम्प राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये बार बार रिपीट होता है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में, वो छोटे एग्जाम हो या बड़े एग्जाम्स हो, मतलब आईएएस पीसीएस के एग्जाम्स में भी आता रहता है, जो हमारे छोटे एग्जाम्स जैसे लेखपाल, बीएड एंट्रेंस, इन सब में भी आता रहता है। तो ये समझ लो कि नीति निर्देशक तत्व हमारे किस में दिए हैं? भाग 4 में दिए हैं हमारे संविधान में। तो ये हमारा संविधान पूरा का पूरा कहीं ना कहीं से ले लेके बनाया गया है। हमारे संविधान को बनाने में मतलब 12 से 15 संविधानों का एक मिक्स रूप है। तो हमने कहीं से कुछ चीज़ें ली हैं तो कहीं से कुछ चीज़ें ली हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं, मतलब इनका स्रोत क्या है या इनको कहाँ से प्रेरणा लेकर अपने संविधान में जोड़ा गया है। इस क्वेश्चन का इतना सा मतलब है। तो इसका आंसर है आयरलैंड का संविधान। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आयरलैंड और भारतीय केवल 2 ही संविधानों में नीति निर्देशक तत्व मिलते हैं, और दुनिया के दूसरे संविधानों में नीति निर्देशक तत्व नहीं मिलते हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर हमारे ऑप्शंस में आयरलैंड का संविधान ना हो तो आप किसको टिक करोगे? तो अगर आयरलैंड का संविधान नहीं होगा तो वहाँ पर एक अलग से ऑप्शन दिया होगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो हमको वहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 टिक करना है। बहुत बार ऐसे होता है कि शायद आजकल लेवल क्वेश्चंस का बहुत बढ़ गया है, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है और कैसे भी आ सकता है। तो जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 था उसमें भी नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है, और जब भारतीय संविधान बना फाइनल वाला तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरणा लेकर
नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपने संविधान में जोड़ा है, परंतु मूल रूप से मतलब भारत शासन अधिनियम से भी पहले आयरलैंड ने अपने संविधान में इनको रखा था। तो भारत शासन अधिनियम के टाइम पे भी आयरलैंड से प्रभावित होकर नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपने संविधान में रखा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके दो आंसर हैं, आयरलैंड का संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935। तो आपको दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 368 में। तो हमारा संविधान 3 तरह से संशोधित हो सकता है, एक साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन से। ओके, तो जो 2 तरीके की प्रक्रिया है, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की के सहमति से, तो वो 2 चीजें अनुच्छेद 368 में दी हुई हैं। तो आपको याद रखना है कि संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है और वहाँ पर 2 चीजें हैं, विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो ये चीज आप याद रखना। इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि आप लोग अनुच्छेद 32 भी याद रखें। हम कहीं कहीं से चीज़ों को रिलेट करके चीज़ें याद रखेंगे तो हमको ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। तो अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे अनुच्छेद 32 का जिक्र क्यों किया, क्योंकि 368 में हम संशोधन की बात करते हैं, तो मतलब हम अपने संविधान को कहीं से भी संशोधित कर सकते हैं। बट हमारे संविधान का अनुच्छेद 32 मतलब जो मूल अधिकारों का अनुच्छेद 32 है, वो खुद में भी एक मूल अधिकार है, वो कभी संशोधित नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 32 कहीं पे भी संशोधित नहीं हो सकता और किसी भी नियम के अनुसार, मतलब अनुच्छेद 368 में जो नियम कानून दिए हुए हैं संविधान को संशोधित करने के, वो सारे रूल्स भी हमारे अनुच्छेद 32 में लागू नहीं होते हैं और हमारा अनुच्छेद 32 कभी भी संशोधित नहीं हो सकता है। तो आप लोग 2-3 चीजें यहाँ पर थी वो याद रखना कि अनुच्छेद 32 कभी संशोधित नहीं हो सकता, अनुच्छेद 368 संशोधन के लिए है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह से संशोधन हो सकता है, एक विशेष बहुमत द्वारा और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति के साथ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पेन पेपर लेकर बैठा करें जब भी आप मेरे क्वेश्चन वाली सीरीज किया करें, क्योंकि क्वेश्चन में मैं हर चीज़ यहाँ पे लिख नहीं सकती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपका काम हो जाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी और वो साथ के साथ आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो हमको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि हमारी प्रस्तावना केवल और केवल एक बार संशोधित हुई है, वो भी 1976 में। तो हमको 1976 याद रखना है, तो ये पॉइंट आप नोट करिए। दूसरा, ये जो संशोधन था ये 42वां संशोधन था, तो हमको ये भी याद रखना है कि हमारी संविधान की प्रस्तावना 42वें संशोधन के तहत संशोधित हुई थी। तो 42वां संशोधन 1976 एक बार संशोधित हुई है, ये 3 चीजें याद रखनी है। फिर क्या संशोधन हुआ था? तो हमारी जो प्रस्तावना थी उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये तीनों वर्ड भी याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है, 4 शब्द दे देता है और कहता है कौन सा शब्द जोड़ा गया है या कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो हमें याद रखना है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एंड अखंडता, 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कई बार इन शब्दों का क्रम पूछ लेता है, तो हमको इन शब्दों को क्रम से याद रखना है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एंड अखंडता। तो ये 3 मतलब ये जो क्रम है ये भी याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? मतलब हमारा क्वेश्चन समझने की बात है, आंसर की बात तो हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत रत्न और पद्म विभूषण आदि उपाधियां या सम्मान दिए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा है कि जिसके प्रावधानों के अंतर्गत
अपवाद स्वरूप, मतलब एक अपवाद है ये अनुच्छेद अपने आप में। तो ये याद रखने वाली बात है कि हमारा भारत सरकार किसी को उपाधियां या कुछ भी ऐसा प्रदान नहीं करती है। हमारे संविधान के तहत जो हमारा समानता का अधिकार है, अब अगर मूल अधिकारों की बात करें तो जो समानता का अधिकार है उसके तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब कोई उपाधि किसी को नहीं दी जाती है, सिर्फ उपाधियां दो ही क्षेत्रों में दी जाती हैं, एक शिक्षा के क्षेत्र में, एक हमारा सेना के क्षेत्र में या रक्षा के क्षेत्र में। तो दो ही हैं, शिक्षा और रक्षा। तो वहाँ पे भारत रत्न और पद्म विभूषण ऐसी कुछ उपाधियां दी जाती हैं। तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती हैं? तो वो हमारा अनुच्छेद 18 है। और अनुच्छेद 18 में साफ साफ लिखा है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। और यहाँ पर कुछ उपाधियां बिल्कुल साफ तौर पर मेंशन है कि जो शिक्षा के क्षेत्र से होंगी और जो रक्षा के क्षेत्र से होंगी सिर्फ उन्हें ही दिया जाएगा। तो भारत रत्न और पद्म विभूषण हमें दिया जाता है और ये ऐसा भी हमारा अनुच्छेद के 18 के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो कभी कभी अगर ये भी लिखे कि उपाधियों का अंत किस में है या ये अनुच्छेद 18 किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा समानता के अधिकार से रिलेटेड अनुच्छेद है। ठीक है, तो आप चीजों को याद रखना। अगला क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसको एक बार देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम कब गणतंत्र दिवस मनाते हैं? 26 जनवरी को। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमने उस दिन अपने संविधान को अपनाया था, इसीलिए तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसका आंसर तो आप लोगों के अकॉर्डिंग ऐसे होना चाहिए या मेरे अकॉर्डिंग भी कि 26 जनवरी 1950, लेकिन इसका आंसर 26 जनवरी 1950 नहीं है। और ऑप्शन में जरूर दिया रहता है ये वाला डेट, इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। इस वाले दिन, मतलब 26 नवंबर 1949 वाले दिन संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था या अपनाया गया था। तो सबसे पहले संविधान सभा हमारे देश का नेतृत्व करती थी, भारतीय जनता का नेतृत्व करती थी। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत कर लिया गया था। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि सिर्फ गणतंत्र दिवस की डेट पूछता है तब हमें 26 जनवरी 1950 टिक करना है, अदरवाइज संविधान सभा द्वारा अंगीकृत करने की बात करता है तो 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी का अपना ही ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था पहली बार, इसलिए हमारा संविधान पूरा बनने के बाद भी जो डेट डिसाइड हुई थी वो 26 जनवरी 1950 डिसाइड हुई थी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। और हमने फर्स्ट टाइम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो इसका आंसर है 36वां संशोधन। तो 1947 के बाद सिक्किम को भारत सरकार द्वारा रक्षा मिली हुई थी, मतलब भारत सरकार द्वारा रक्षित किया गया था। फिर 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा जताई, तो फिर भारत सरकार ने 36वें संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को एक नया राज्य या पूर्ण राज्य घोषित कर दिया और तब से सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परिसीमन आयोग क्या है और इसका गठन कब किया गया और क्यों किया गया। तो इसका गठन 2002 में किया गया। ये आयोग 2001 की गणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। तो जो ये हमारा चुनाव से जुड़ा हुआ है, मतलब निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, तो जो इसका अधिकारी होता है या पदेन सदस्य होता है वो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। तो इसका आंसर याद रखना, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। अब अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। हम सबको पता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जब हमारी लोकसभा का गठन हुआ था, मतलब जब हमारी संसद बनी थी, तब भी हमारे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता था। तो ये क्वेश्चन ही क्यों आया कि 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक हमारा 42वां संशोधन था 1976 में, तब इसमें
हमारे जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। बट इसके जस्ट 2 साल बाद मतलब 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा इसे फिर से घटाकर 5 साल कर दिया गया। तो बस हमको ये याद रखना है कि एक बार बढ़ाया गया था, वो भी 42वें संशोधन में कार्यकाल बढ़ाकर 5 से 6 साल कर दिया गया था। उसके 2 साल ही बाद 44वें संशोधन के द्वारा उसको फिर से घटाकर 5 साल कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? मतलब मैंने आपको बताया था मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में एक संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, और ये संशोधन के द्वारा जोड़े गए, इसके लिए एक अलग से भाग बना, इसके लिए एक अलग से अनुच्छेद बना, एक समिति बनाई गई थी, और इस समिति ने जो निर्णय दिया या सलाह दी उसके तहत मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का में जोड़ा गया है और इनको अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। तो ये 2 चीज़ें याद रखना मूल कर्तव्यों से रिलेटेड। और ये किस समिति के कहने पर बनी है? वो है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर हमारे मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 1976 में। आज हम बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आगे की सीरीज में आगे जो लेक्चर बनाएंगे उसमें और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो हम अपने चैनल पे एसएससी के लिए मैथ पढ़ाते हैं और हमारे पूरे कोर्सेस हैं मैथ के, जितने भी मतलब जो टॉपिक वाइज पूरे कोर्स हैं। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी खूब सारे मिल जाएंगे। तो आप जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की, पीसीएस की, लेखपाल की, बीएड एंट्रेंस की, तो वो सब लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप लोग खुद तो सब्सक्राइब कीजिए ही, अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए कहिए। आप लोगों के लिए हमारा चैनल बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि हम पूरे कोर्स बना रहे हैं। अगर आपको मैथ का कोई भी टॉपिक पढ़ना है एसएससी के लिए तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।